प्यारे छात्रों, इस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के वर्चुअल क्लास ई ज्ञान गंगा के अंतर्गत हम लोग कक्षा 12 में समाकलन नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। समाकलन नामक चैप्टर के अंतर्गत आज का यह मेरा 9वां भाग है। इस चैप्टर में हम लोग निश्चित समाकलन का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। मैं महेंद्र कुमार गुप्त प्रवक्ता राजकीय सिटी इंटर कॉलेज से आपका इस वर्चुअल ई ज्ञान गंगा क्लास में स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, इसके पहले की कक्षाओं में हमने समाकलन को देखा था। समाकलन हमने बताया था कि दो हिस्सों में होता है, एक अनिश्चित समाकलन, दूसरा निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन को हमने विभिन्न विधियों के माध्यम से, जैसे निरीक्षण विधि, समाकलन की निरीक्षण विधि, प्रतिस्थापन विधि, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन तथा हम लोगों ने खंडशः बाई पार्ट्स, खंडशः समाकलन के रूप में निश्चित समाकलन के क्वेश्चनों को हम लोगों ने बेहतर ढंग से सीखा था और समझा था। अभ्यास के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से और होमवर्क के माध्यम से हम लोग उसमें अब पारंगत हो चुके हैं। समाकलन के द्वितीय भाग में हम लोग चलते हैं, जिसे हम निश्चित समाकलन या डेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है। यदि हम पूर्व की क्लास को ध्यान रखें तो हमने कहा था कि यदि किसी भी फलन स्मॉल एफ एक्स का अवकलन यदि कैपिटल एफ एक्स हो तो कैपिटल एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन स्मॉल एफ एक्स प्लस सी होता है। इतना तो हम लोगों को पता है। यदि स्मॉल एफ एक्स कोई फलन है, ठीक है, यदि स्मॉल एफ एक्स कोई फलन है जिसका अवकलन कैपिटल एफ एक्स हुआ, हमने क्या किया, कैपिटल एफ एक्स के लिए हमने ये परिभाषित कर लिया कि कैपिटल एफ एक्स एक अंतराल, हमने एक अंतराल दे दिया है a, b, जो कि क्लोज्ड अंतराल है। इसमें कैपिटल एफ एक्स हमारा सतत फलन है। जब सतत फलन है और हमने क्या किया कि यदि इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ एक्स डी एक्स को हम दो लिमिट a और b के बीच में यदि निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार का जो हमारा समाकलन होता है उसी को हम निश्चित समाकलन के नाम से जानते हैं। यदि कैपिटल एफ एक्स का समाकलन स्मॉल एफ एक्स प्लस सी आता है, यदि हम इसका समाकलन लिखें स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, उसके बाद हम क्या करते हैं, यह इस a को जो नीचे की तरफ है इसे हम समाकलन की निम्न सीमा कहते हैं या इसे लोअर लिमिट कहा जाता है, लोअर लिमिट कहा जाता है। दूसरा जो ऊपर की तरफ है b, उसे समाकलन की उच्च सीमा कहते हैं, उसे हम निश्चित समाकलन की उच्च सीमा कहते हैं या इसे हम अपर लिमिट कहते हैं। जब कैपिटल एफ एक्स का हमने समाकलन निकाल दिया स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, उसके बाद इसकी हम लिमिट रखेंगे a टू b। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x चर x की जगह पे हम अपर लिमिट का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ बी प्लस सी और उसके बाद माइनस के साथ हम लोग x की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे इस समाकलन वाले फलन में। जो हमारा इंटीग्रेंड आया हुआ है समाकलन कैपिटल एफ एक्स का मान जो आया हुआ है उसमें x की जगह पे हम लोअर लिमिट माइनस के साथ लिखेंगे, हमें मिलेगा स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस सी। अब यदि हम ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस सी और ये माइनस सी एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बचेगा हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अर्थात
हमें मिला फ्रॉम ए टू बी कैपिटल एफ एक्स डी एक्स का समाकलन स्मॉल एफ बी माइनस स्मॉल एफ ऑफ ए। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम निश्चित समाकलन का मान निकाल रहे हैं तो उसमें प्लस सी कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम निश्चित समाकलन ज्ञात करते हैं तो अंत में एक अचर हम नहीं जोड़ते हैं, और जब हम इस अचर को नहीं जोड़ते हैं जो कि अनिश्चितता को दर्शाता था, इसीलिए इस प्रकार के समाकलन को हम निश्चित समाकलन के नाम से जानते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इंटीग्रेशन 1/2x माइनस 3 फ्रॉम 0 to 2dx। 1/x टाइप का है, 1/x का समाकलन होता है log x, और चूंकि यहाँ 2 इसका अवकलन होगा तो 2 से हमें भाग देना पड़ेगा। हमें मिलेगा 1/2 log 2x माइनस 3 और प्लस एक कांस्टेंट c। हमने क्या किया, दिए हुए फलन का x के सापेक्ष हमने समाकलन निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे। जब x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 log 2 का यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो 4 होगा, और 4 में से 3 गया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस c, तथा माइनस में एक बार हम x की जगह पे 0 रखेंगे, हमें मिलेगा 1/2 log, यहाँ हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो -3 हमें प्राप्त होगा प्लस c के साथ प्लस c, और ये प्लस c यहाँ बीच में चिन्ह माइनस है तो ये माइनस c हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। log 1 का मान 0 होता है तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, c खत्म हो गया, यहाँ बचेगा -1/2 log मॉड में -3 मॉड में है, इसका मतलब यह बाहर निकलेगा तो मिल जाएगा log 3। यह हमारे निश्चित समाकलन का मान हो गया। यदि हम समाकलन ज्ञात करते समय प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उस समय हम निश्चित समाकलन के क्वेश्चनों को कैसे ज्ञात करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लें। यदि हमारा एग्जाम्पल इस तरह का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to √3 tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। हमने कहा था प्रतिस्थापन विधि में कि यदि एक फलन दिया हो, उसका अवकलन गुणनफल के रूप में दिया हुआ है, तो उस फलन को हम t मान कर प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ हम tan इनवर्स x को t मान कर प्रतिस्थापित करेंगे। हमने माना कि tan इनवर्स x बराबर t अर्थात 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हमारा dt के रूप में बदल जाता है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से हल करते हैं। पहला तरीका है कि हम प्रतिस्थापन कर दिए, जब प्रतिस्थापन करेंगे tan इनवर्स x की जगह पे t रखेंगे और ये पूरा हमारा dt में बदल जाएगा, तो यह क्वेश्चन हमारा हो जाएगा t dt। tan इनवर्स x की जगह पर हमने t रखा और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हमारा dt में बदला है, तो यह क्वेश्चन हमारा t dt हो गया। अब t का t के सापेक्ष अवकलन t²/2 होगा। हम 2 तरीके से क्वेश्चन हल करते हैं। ये पहला तरीका है कि हम इसका समाकलन t के रूप पदों में कर दें, t²/2 हुआ, फिर हम t को x के पदों में बदल दें और उसके बाद हम x पर लिमिट रखें, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट करने में 3। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि जब हमने चर को t में बदल दिया तो जो x की लिमिट थी दी हुई क्वेश्चन में, हम लिमिट को भी t के पदों में, चर t के पदों में लिख लें। ठीक है, अर्थात हमें दिया हुआ है कि जब x का मान 0 है तो t का मान क्या होगा।
जब यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 होगा। tan कितने अंश का मान 0 होता है? 0 डिग्री का मान, अर्थात t का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पुनः जब x का मान करणी में 3 है, √3 अपर लिमिट, तो उस समय t का मान क्या होगा? यहां रखें हम √3, tan इनवर्स करणी में 3, tan इनवर्स कितने अंश का मान √3 होता है? tan इनवर्स 60 अंश का मान √3 होता है, π/3 का मान होता है, अर्थात t का मान हो जाएगा π/3। यह t की लोअर लिमिट हो गई और t की यह अपर लिमिट हो गई। t की लोअर लिमिट 0 है और t की अपर लिमिट है π/3। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। t का समाकलन हो जाएगा t²/2। इस पर हम लोअर लिमिट 0 रखेंगे, अपर लिमिट π/3 रखेंगे। एक बार t की जगह पे अपर लिमिट रखें π/3, वर्ग करेंगे तो π² होगा और 2 से भाग दे देंगे तो π²/18 हो जाएगा। π²/18 और माइनस एक बार t की जगह पे 0 रखेंगे तो यह हमारा 0 मिल जाएगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा π²/18। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि में हम निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने सीखा है। निश्चित समाकलन के क्वेश्चनों को हम उनके प्रगुणों के आधार पर सॉल्व करना सीखते हैं। निश्चित समाकलन के क्वेश्चन इस रूप में होते हैं कि यदि उनके प्रॉपर्टीज का हम प्रयोग करें, निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं, उन प्रॉपर्टीज का यदि हम प्रयोग करते हैं तो यह समाकलन, निश्चित समाकलन के क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग निश्चित समाकलन के प्रगुणों को पढ़ना शुरू करें, जिसमें सबसे पहला प्रगुण यह है कि यदि किसी समाकलन f(x) dx की लोअर लिमिट a हो, अपर लिमिट b हो, यदि इनकी उच्च सीमा और निम्न सीमा को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, अर्थात a को b की जगह पे, b को a की जगह पर लिख दें, तो समाकलन के मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है, केवल उसका चिन्ह बदल जाता है। अर्थात इस प्रॉपर्टी का हम उपयोग तब करते हैं जब हमें अपर लिमिट को लोअर में बदलना होता है और लोअर लिमिट को हमें अपर लिमिट में बदलना होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि यदि फ्रॉम a to b f(x) dx हो तो इसे हम फ्रॉम a to b ft dt लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि यदि जिस फलन का समाकलन ज्ञात करना है वह x में दिया हो या t में दिया हो, यदि उनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर है तो उस निश्चित समाकलन का मान दोनों परिस्थितियों में समान होगा, दोनों परिस्थितियों में एक जैसा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि यदि a to b हमारा f(x) दिया हुआ है, a से b अंतराल दिया हुआ है, a से b, यह हमारा a है, यह हमारा b है, यदि अंतराल a और b के बीच में कोई एक और बिंदु हमारा c मिलता है तो यह जो हमारा निश्चित समाकलन है वह दो समाकलनों के योगफल के रूप में टूट सकता है, जिसमें एक की लिमिट a to c होगी तथा दूसरे की लिमिट c to b होगी। यहाँ फलन हमारा f(x) dx है और दूसरा फलन हमारा f(x) dx है। यह हमारी तीसरी प्रॉपर्टी तब हम उसका उपयोग करते हैं जब हमारे अंतराल में कोई एक बिंदु मिल जाता है, यह निश्चित समाकलन जो एक पद में था वह दो या दो से अधिक समाकलनों के योगफल के रूप में इसको तोड़ा जा सकता है। चौथी प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि यदि फ्रॉम 0 to a f(x) dx दिया हुआ है, इसे हम फ्रॉम 0 to a f a माइनस x dx लिख सकते हैं। अर्थात यदि किसी फलन की लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट a हो, तो इस फलन का हम चर x
बदल करके और चर a माइनस एक्स रख सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी हमारी है बिल्कुल इसी के जैसी मिलती जुलती कि यदि a टू बी एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, इसका मान फ्रॉम a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी में बस ये डिफरेंस है कि पांचवी प्रॉपर्टी में लोअर लिमिट a हो जा रही है, जबकि चौथी प्रॉपर्टी में हमारी लोअर लिमिट 0 रहती है। यदि इन प्रॉपर्टीज में देखें, इन प्रगुणों को देखें, तो हम किसी निश्चित समाकलन के क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा यदि किसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं तो वह है हमारी चौथी प्रॉपर्टी, जिसके द्वारा हम चर x को चर a माइनस एक्स के रूप में परिवर्तित करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारी अगली प्रॉपर्टी है छठवीं प्रॉपर्टी। यह प्रॉपर्टी कहती है कि यदि माइनस a से प्लस a के बीच में हमारा इंटरवल दिया हुआ है, साइन ऑफ निश्चित समाकलन की जो लिमिट है माइनस a से यदि प्लस a के बीच में है, तो इसका मान दो समाकलनों के रूप में टूटता है, जिसमें पहला है जो 2 गुणे फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं, जबकि हमारा जो फलन एफ एक्स है वह एक सम फलन हो। और यदि एफ एक्स हमारा सम फलन न हो करके एक विषम फलन होता है, तब इस फलन का निश्चित समाकलन माइनस a प्लस a के बीच में इसका मान 0 के बराबर होता है। यह हमारी छठी प्रॉपर्टी है। और अंत में हम सातवीं प्रॉपर्टी को बता दें। एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है सातवीं प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि यदि फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो इसका मान 2 फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होगा। कब? जब f2a माइनस एक्स का मान f ऑफ x के बराबर हो, और 0 जब f2a माइनस एक्स का मान माइनस fx के बराबर आता है। इस तरह से हमने देखा कि निश्चित समाकलन के कुल 7 प्रॉपर्टीज हैं। इन 7 प्रॉपर्टीज की सहायता से अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फ्रॉम 0 टू π/2 log 10x dx का हमें मान निकालना है। हमने कहा था, जब हम प्रॉपर्टी बता रहे थे उस समय हमने कहा था कि हम चौथी प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। हमारा क्वेश्चन मिला, हमने मान लिया कि इस निश्चित समाकलन का मान i के बराबर आता है। इस पर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा रहे हैं। प्रगुण 4 से हम इस x का मान a माइनस एक्स लिख सकते हैं, जहां a हमारी अपर लिमिट है। यहाँ a का मान π/2 है, तो हम x की जगह पे π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अर्थात यह हो जाएगा log 10 x की जगह पे हमने लिखा π/2 माइनस एक्स dx। इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। फिर इसको हम लिख सकते हैं 0 टू π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स होता है cos 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, अर्थात ये हो जाएगा cot x dx के बराबर। इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। यह भी i के ही बराबर होगा। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया। जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो i और i हो जाएगा 2i के बराबर। राइट साइड में हमारा होगा 0 टू π/2 log 10x dx और प्लस 0 टू π/2 log cot x dx। अब देखते हैं हमारी
लिमिट सेम है 0 टू पाई बाई 2। लॉग की प्रॉपर्टी यदि हम लेते हैं लॉग a प्लस लॉग b हो तो उसे हम लॉग a इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं log tan x इंटू कॉट x dx। tan x इंटू कॉट x का मान 1 होता है और log 1 का मान 0 होता है। इसका मतलब इस पूरे निश्चित समाकलन का मान 0 के बराबर हमारा आ जाता है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx का मान निकालना है। हमने मान लिया इस निश्चित समाकलन का मान i के बराबर आ रहा है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। 0 टू पाई बाई 2 log sin x की जगह पे हम अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे, अर्थात पाई बाई 2 माइनस x लिखेंगे। यदि हम इसको सॉल्व करें साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos x dx। हमने इसको समीकरण नंबर 2 माना, इसका मान भी i के बराबर होता है। हमने समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दिया, i और i हो जाएगा 2i और यह बराबर होगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx, अर्थात 2i का मान होगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। लॉग के प्रॉपर्टी यूज करें, log a प्लस log b बराबर होता है log a इंटू बी, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं log sin x इंटू cos x dx। हमने क्या किया, इसमें 2 का भाग दे दिया और 2 से हमने गुणा कर दिया। इससे क्या हुआ कि यह हमारा sin 2x में बदल जाएगा। जब यह sin 2x में बदल जाएगा तो यह इस रूप में होगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x बटा में 2 dx। इसके बाद हम इसको 2 हिस्सों में लिख सकते हैं। पहला होगा 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx, माइनस के साथ होगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। हमने log a अपान b को लिखा log a माइनस log b और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में हमने लिख लिया है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए हम 2x को t मानकर प्रतिस्थापित करेंगे तो 2dx हमारा dt में बदलेगा या dx हमारा 1/2 dt में बदला। तब हमें क्या मिलेगा 2y। अच्छा, लिमिट को भी हम t के रूप में कन्वर्ट कर लें कि जब हमारा x का मान 0 है तो उस समय t का मान क्या होगा, और जब x का मान हमारा पाई बाई 2 है उस समय t का मान क्या होगा। जब x का मान 0 रखेंगे यहाँ पे तो t का मान भी मिल जाएगा 0 के बराबर, और जब x का मान हम पाई बाई 2 रखें यहाँ पे तो पाई बाई 2 से 2 से 2 कटेगा, हमें t का मान मिल जाएगा पाई। तो इसकी लिमिट हमारी बदल गई 0 से पाई log साइन और 2x को हमने t माना है तो यह हो जाएगा साइन t इंटू dx की जगह पे हम लिखेंगे 1/2 dt माइनस। इसको हम सॉल्व करेंगे, log x अचर है बाहर निकलेगा, बचेगा 1 dx। dx का इंटीग्रेशन होता है x, अर्थात हमें मिलेगा log 2x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। 1/2 हम बाहर निकाल रहे हैं फ्रॉम 0 टू पाई log sin t dt
माइनस एक्स की जब अपर लिमिट रखेंगे π/2 होगा और लोअर लिमिट रखेंगे 0 होगा तो π/2 log 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। यहां पर हम प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करेंगे। कहता है 0 to यदि 2a हो और फलन हमारा सम फलन है तो यह दोगुना हो जाता है, चूंकि log sin t यदि t की जगह पे हम π-t रखेंगे, सॉरी साइन, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 फ्रॉम 0 to π/2 log sin t dt माइनस π/2 log 2। 2 से 2 ये खत्म हो गया। इसका मान हमारा i के बराबर होगा। हमने शुरू में कहा था प्रॉपर्टी नंबर हमारी 2 थी कि यदि x हो या t में हो, यदि लिमिट हमारी सेम है तो इसका मान इसके मान के बराबर होगा, अर्थात इसके जगह पे हम i लिख सकते हैं। यह हमारा 2i है, यह हमारा i हुआ, इधर आएगा 2i माइनस i अर्थात i और इसका मान आ जाएगा माइनस π/2 log 2। यह हमारा दिए गए समाकलन का उत्तर हुआ। इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने निश्चित समाकलन को समझा। निश्चित समाकलन के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं उनकी लिमिट का प्रयोग करके, तथा उसके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम निश्चित समाकलन के क्वेश्चनों को कैसे चर के साथ लिमिट को बदलना सीखते हैं। फिर हमने देखा निश्चित समाकलन के प्रगुणों को और उन प्रगुणों के आधार पे समाकलन का मान निकालना कितना आसान हो जाता है, ये भी हमने सीखा। तो आज की कक्षा पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन एक हमने दिया है। दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यह हमारा फ्रॉम 2 to 3 अंडर x अपान √5 माइनस एक्स प्लस √x dx। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है, हमें सिद्ध करना है, दिखाना है, सिद्ध कीजिए फ्रॉम 0 to पाई x साइन x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान, कॉस स्क्वायर एक्स dx का मान हमारा π²/4 के बराबर होता है। और हमारी चौथा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इनका मान ज्ञात कर लीजिएगा। 0 to 2 पाई 1/1 प्लस e⁻ साइन x dx। आज की क्लास अटेंड करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।